हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है और मैंने आपके लिए तैयार की है फिल इन द ब्लैंक्स की एक सीरीज। अब ये जो सीरीज है फिल इन द ब्लैंक्स की, ये ना सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बल्कि वन वर्ड आंसर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद वन वर्ड आंसर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो कि वन वर्ड आंसर में भी हेल्पफुल होंगे और फिलअप्स में भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो फिलअप्स हेल्प करेगा वन वर्ड में और वन वर्ड हेल्प करेगा फिलअप्स में। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे कि हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है। वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर के द्वारा फर्म में, ये क्या कहलाता है? एंड द आंसर इज कैपिटल। तो ये कहलाएगा कैपिटल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड। वो हिस्सा जो पार्टनर्स में प्रॉफिट के तौर पे बांटा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर इज प्रॉफिट शेयर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। आप मेरे आंसर करने से पहले कोशिश करिएगा कि आप स्वयं भी इसे आंसर कर पाए। इन द पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो प्रॉफिट्स कैसे बांटे जाएंगे? आंसर इज इक्वली। सारे पार्टनर्स में बिना पार्टनरशिप डीड के इक्वली प्रॉफिट बांटे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा कब? जब ये लिखा होगा किसमें? पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये नहीं दिया जाता। वो अमाउंट जो पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, इसे क्या बोला जाता है? देन द आंसर इज ड्रॉइंग्स। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू डैश सैलरी। मतलब सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देन द आंसर इज नो सैलरी। कोई भी सैलरी उनको नहीं मिलेगी। देन डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। ऐसा अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट जिसमें राइट और ड्यूटीज लिखे होते हैं पार्टनर के, उसे क्या बोला जाता है? तो आंसर है इसका अगेन पार्टनरशिप डीड। ऐसी मेथड जिसमें पार्टनर की कैपिटल सेम होती है, पार्टनर की कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आता, तो ऐसी मेथड को क्या बोलते हैं? ऐसी मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका। ओके, ये इसका आंसर था। इफ द कैपिटल फ्लक्चुएट द अकाउंट मेंटेन्ड इज कॉल्ड। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है अगर कैपिटल फ्लक्चुएट करती है? तो अभी मैंने आपको आंसर बताया था, इसका आंसर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देन गुडविल कैसा एसेट है? आंसर इज इंटेंजिबल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कंपनी कैन रेज इज कॉल्ड। जो कंपनी अपना मैक्सिमम अमाउंट रेज कर सकती है उसे क्या बोला जाता है? देन द आंसर इज ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी का शेयर मार्केट में जितना शेयर इशू कर सकने का मैक्सिमम अधिकार है, जो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, उसे बोला जाता है क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल। द कैपिटल दैट इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। वो कैपिटल जो शेयर होल्डर द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया है उसे क्या बोला जाएगा? आंसर इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देन मूविंग ऑन टू द 13th वन। द कैपिटल दैट इज पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड। वो पैसा जो शेयर होल्डर द्वारा दे दिया गया है उसे क्या बोला जाता है? तो आंसर इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। द फर्स्ट कॉल फॉर मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज नोन एज डैश मनी। पहला पैसा जो शेयर होल्डर्स द्वारा दिया जाता है शेयर के लिए उसे क्या बोला जाता है? आंसर इज एप्लीकेशन मनी।
बढ़ेंगे आगे, द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर while applying for share is called dash money. Then the answer is again application money. दोनों केसेस में सेम है, पहला पैसा जो उन्होंने दिया है वो भी एप्लीकेशन मनी है, जो अप्लाई करते समय उन्होंने जो पैसा दिया था वो भी एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। बात करेंगे 16th की, तो 16th की अगर हम बात करें तो शेयर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ लोअर प्राइस आर कॉल्ड डैश शेयर्स। तो देन द आंसर इज राइट शेयर। ऐसे शेयर जो सस्ते में दे दिए जाते हैं उन्हें बोला जाता है राइट्स शेयर। फिर 17th क्वेश्चन, ऐसे शेयर जिनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर के ऊपर उसे बोला जाता है क्या? प्रेफरेंस शेयर। उनका नाम ही होता है क्या? प्रेफरेंस शेयर। बढ़ेंगे 18th की तरफ, द अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर ऑन कॉल इज कॉल्ड। वो पैसा जो शेयर होल्डर द्वारा दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया, इसे क्या कहा, इसे हम क्या कहेंगे? देन द आंसर इज कॉल्स इन अरियर्स। फिर 19th, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग मनी टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट इज कॉल्ड रिफंड। वो पैसा जो शेयर होल्डर्स को लौटा दिया जाता है क्योंकि उनको हम शेयर नहीं देते, तो उसे बोला जाता है क्या? रिफंड। देन द पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। वो पैसा जो हम भविष्य में उपयोग करने के लिए रखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इज रिजर्व। बढ़ेंगे आगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि अ डिबेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ। क्या लिखा हुआ मिलता है हमें डिबेंचर में? तो आंसर इज यहां आपको मिलता है डेट। फिर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड एट अ फिक्स्ड। यहां पर आपको फिक्स्ड क्या मिलता है? तो यहां आपको देखने के लिए मिलेगा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन डिवेंचर दैट डू नॉट हैव सिक्योरिटी अगेंस्ट कंपनी एसेट्स आर कॉल्ड डैश डिबेंचर्स। तो यहां समझने वाली बात यह है कि यहां पर ऐसे डिबेंचर जो कि कंपनी की मतलब कुल मिलाकर उनकी कोई गारंटी नहीं होती, उसमें कंपनी के अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं मिलता, तो ऐसे डिबेंचर कहलाएंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये सिक्योर्ड नहीं है, ये है अनसिक्योर्ड। और ऑन द अदर हैंड अगर यही सिक्योरिटी मिल जाती तो ये बन जाते सिक्योर्ड डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिन्हें शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे शेयर को क्या बोला जाता है? देन द आंसर इज कन्वर्टेबल शेयर। और जिन्हें नहीं किया जा सकता वो है नॉन कन्वर्टेबल शेयर। थ्योरी के जो 4 वीडियोस मैंने डाले थे, अगर आपने वो देखे हुए हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स तो बन ही रहे होंगे। और अगर आप अभी भी उन स्टूडेंट्स में हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में सारी की सारी स्ट्रेटेजी डाली हुई है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये जो स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने डाला है ये लास्ट मोमेंट तक काम करने वाला है। ऐसी सिचुएशन में आप जाकर वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। देन 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। द फंड क्रिएटेड फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन इज कॉल्ड। ऐसा फंड जो हमने डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए रखा है, मतलब कल को कोई हमारे यहां से डिबेंचर रिडीम करेगा तो ऐसे फंड को हम क्या बोलेंगे? देन द आंसर इज, इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सीधे इसी के आगे लिख देना है क्या? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व।
बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग डिबेंचर इज नोन एज, एंड द आंसर इज रिडेम्पशन। इसे बोला जाता है क्या? रिडेम्पशन। फेस वैल्यू से कम प्राइस में इशू किए गए शेयर्स को क्या बोला जाएगा? आंसर इज डिस्काउंटेड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसे डिबेंचर हैं जो कंपनी के द्वारा बैक किए जा रहे हैं तो ऐसे डिबेंचर क्या कहलाएंगे? सो द आंसर इज ओके, सिक्योर्ड डिबेंचर किसके अगेंस्ट में बैक किए जाते हैं? मतलब यहां पर जो डिबेंचर हैं उसमें आपको क्लेम मिल जाता है, लायबिलिटी मिल जाती है। किसके अगेंस्ट में मिलती है? कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट में। सिक्योर्ड डिबेंचर की गारंटी किससे मिलेगी? कंपनी के एसेट्स से। कल को पैसा नहीं मिला तो कंपनी के एसेट बेच के आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। 29, ऐसी मेथड जिसमें डिबेंचर को इंस्टॉलमेंट में रीपे किया जाता है, इसे क्या बोला जाएगा? एंड द आंसर इज सिंकिंग फंड। इसका आंसर है सिंकिंग फंड। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ डैश चार्ज। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ये कौन सा चार्ज है? तो इसका आंसर है क्या? फिक्स्ड चार्ज। ये आपको देना ही पड़ेगा। देन 31st क्वेश्चन, द रेशियो जो मेजर करेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, इसको कौन सा रेशियो बोला जाएगा? तो इसका आंसर है करंट रेशियो। ऐसे रेशियोज कहलाएंगे करंट रेशियोज। फिर मूव करेंगे, ऐसा रेशियो जो इंडिकेट करता है कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ऐसे रेशियो को बोला जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, एक हायर करंट रेशियो क्या इंडिकेट करेगा कि लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है? तो करंट रेशियो का हाई होना ये दिखाता है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो है स्ट्रॉन्ग। देन द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। The ratio that measure proportion of debt to equity is called debt to equity ratio. The ratio that shows percentage of net profit to sales is called, ऐसा परसेंटेज जो हमारे सेल्स के साथ में नेट प्रॉफिट के परसेंटेज को शो करता है, ऐसे रेशियो को बोला जाता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका आंसर है नेट प्रॉफिट रेशियो। देन द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। मूविंग ऑन टू 38th वन, एक लोअर डेट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करेगा अबाउट फाइनेंशियल रिस्क? एंड द आंसर इज लोअर फाइनेंशियल रिस्क। मतलब ये है भैया जी कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो फाइनेंशियल रिस्क भी कम है, तो हायर अगर होगा तो हायर फाइनेंशियल रिस्क होगा। 39 क्वेश्चन, द रेशियो दैट शोज द रिटर्न अर्न्ड ऑन शेयर होल्डर फंड इज कॉल्ड। आंसर इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा रेशियो जो शेयर होल्डर फंड के रिटर्न्स दिखाता है तो उसे बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। एक आइडियल क्विक रेशियो क्या है? तो आइडियल क्विक रेशियो की अगर हम बात करें तो आइडियल क्विक रेशियो कहलाता है क्या? 1:1। फिर है क्वेश्चन नंबर
41. Question number 41 says the financial statement that shows inflows and outflows of cash is called. ऐसा स्टेटमेंट जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दिखाता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरा चैप्टर का नाम ही है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स फॉल्स अंडर डैश एक्टिविटी। अगर हमने एसेट्स बेच दिए हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा? क्योंकि हमने एसेट खरीदा है या बेचा है तो यहां पर हमारे पास जो पैसा है वो रेगुलर एक्टिविटीज का नहीं होता है, इसी वजह से यहां पर जो आंसर है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चाहे आप एसेट खरीदो या फिर बेचो, दोनों के दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पार्ट होंगे। The method of cash flow that start with net profit is called dash method. कैश फ्लो की वो मेथड जो नेट प्रॉफिट के साथ शुरू होती है उसे कौन सी मेथड हम बोलते हैं? देन द आंसर इज इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। कैसे? दो मेथड होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हमने जो पढ़ी है हमारी बुक्स में वो है इनडायरेक्ट मेथड, और वो कहाँ से शुरू होती है? सीधे नेट प्रॉफिट के साथ में। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 45, द इशूइंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी होती है? देन द आंसर इज, क्योंकि इनको इशू करके हमें मिलता है पैसा, और जहां से पैसा आता है जिस एक्टिविटी से उसे बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज क्लासिफाइड अंडर डैश एक्टिविटी। हमने डिविडेंड पे कर दिया है, ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा? तो इसका आंसर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपने शेयर ही तो लिए थे और शेयर के थ्रू ही तो आप डिविडेंड देंगे, तो ये भी तो फाइनेंस का पार्ट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 48, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज शोन अंडर डैश एक्टिविटीज। देन द आंसर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने जो इंटरेस्ट पे किया है किसमें? डिबेंचर में, इसे बोला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कारण क्या है? शेयर जो होते हैं, शेयर ये जब तक कंपनी है तब तक के लिए दे दिए जाते हैं, पूरी लाइफ के लिए, लेकिन डिबेंचर का एक पीरियड होता है। अब क्योंकि इसका एक पीरियड होता है तो एक फेस में आके आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, इसी वजह से वो ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाता है, ना कि फाइनेंसिंग का। फिर कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशन इज रिकॉर्डेड अंडर। जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनसे जो हम पैसा कमाते हैं वो किस एक्टिविटी में जाएंगे? तो अगेन अभी मैंने समझाया था, नॉर्मल जो एक बिजनेस की लाइफ है उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, पैसे का आवागमन होता है, वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन कम्स 49, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है? ये कैश फ्लो से संबंधित है, तो आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर डैश और इनडायरेक्ट मेथड। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो एक और मेथड होती है वो होती है कौन सी? डायरेक्ट। जो दूसरी होती है वो होती है इनडायरेक्ट। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। बिना टाइम वेस्ट किए मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, जहां पर हम आंसर इन वन वर्ड कर रहे होंगे। सो मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।